दोस्तों ये स्टोरी का 53 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्ले लिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। पैंथर ने गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी और फिर गाड़ी से बाहर आकर उसने दृष्टि की साइड का गेट खोला। देव को उसने गोद में ले लिया और दृष्टि का हाथ पकड़कर रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर ले आया। पैंथर सीधा एक खाली केबिन में गया और उसने दृष्टि को वहां बैठने के लिए बोल दिया। दृष्टि पैंथर के कहने के अनुसार देव को लेकर वहां बैठ गई। पैंथर बोला, भाभी मैं अभी सर को बुलाकर लाता हूँ। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और पैंथर केबिन से चला गया। जैसे ही पैंथर केबिन से बाहर आया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। उसके आंसू गिर रहे थे। पैंथर अपने केबिन में गया, उसने वहां से दिव्यांश का परफ्यूम लगा लिया। देर बाद पैंथर ने अपने आप को कंट्रोल किया और वापस से केबिन में आ गया। जैसे ही दृष्टि को दिव्यांश के परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई, दृष्टि की आंखों से पानी आ गया। फिर वह भरे गले से बोली, मिस्टर रघुवंशी आप आ गए। पैंथर किसी की भी आवाज निकालने में एक्सपर्ट था, इसलिए उसने दिव्यांश की आवाज में कहा, हाँ आ गया। दृष्टि अपनी चेयर से खड़ी होती हुई, इससे पहले ही पैंथर ने गुस्से में कहा, दृष्टि मैं तुम्हें यहाँ प्यार करने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हें डाइवोर्स देने आया हूँ। यह सुनकर दृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। दृष्टि को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दृष्टि भरे गले से बोली, मिस्टर रघुवंशी क्या कह रहे हैं आप? मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे और अब आप डाइवोर्स की बात कर रहे हैं। इस पर पैंथर ने दिव्यांश की आवाज निकालते हुए कहा, क्योंकि मैं एक अंधी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैंने सोचा था तुम्हारी सर्जरी करवा लूंगा, लेकिन तुम्हारी सर्जरी हो ही नहीं सकती और वैसे भी अभी तो मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है और मेरे घर पर इतनी बड़ी आफत आ गई। अगर तुम्हें अपने घर ले जाता तब तो पता नहीं और क्या क्या बर्बाद होता। तुम कहीं से भी मेरे लायक नहीं हो। दृष्टि तो बस सुन रही थी। उसे यकीन नहीं था कि कल तक जो दिव्यांश उससे माफी मांगने के लिए उसके पैरों पर रख कर बैठा हुआ था, वह आज ऐसी बातें बोल रहा है। दृष्टि को कहीं ना कहीं लग रहा था शायद यह सब हो गया इसलिए दिव्यांश ठीक नहीं। दृष्टि ने एक बार फिर अपने रिश्ते को बचाते हुए हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी सब ठीक हो जाएगा, सिवाय भैया होश में आ जाएंगे। डैनी बता रहा था विराज भी ठीक है, आप पैनिक मत हो, सब ठीक है। यह सुनते ही पैंथर की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसे रणविजय सिंह ने दिव्यांश और दृष्टि दोनों को अलग करने के लिए कहा था और वह पूर्वी को बचाने के लिए उन दोनों को अलग भी कर रहा था। पैंथर ने डाइवोर्स पेपर टेबल पर मारते हुए गुस्से में कहा, मैंने कहा ना दृष्टि, मैं तुम्हारे साथ एक और दिन नहीं बिता सकता। पैंथर मुझे समझाता रहा कि सर एक अंधी लड़की से शादी मत कीजिए, वह बहुत अपशगुन है। अगर वह अपशगुन ना होती तो उसके पैदा होने के बाद उसके माँ बाप की डेथ ना होती। लेकिन मैंने पैंथर की बात नहीं मानी और आज देखो तुमसे शादी करते ही मेरा पूरा परिवार कैसे बिखर गया। दृष्टि फिर से रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए मिस्टर रघुवंशी, हमारा बेटा भी है। मेरा बेटा नहीं, यह इसे अपना बेटा नहीं मानता। मैं कैसे मान लूं कि यह मेरा बेटा है? हो सकता है मेरे पास से जाने के बाद तुमने कहीं और भी अपने आप को बेच दिया हो। पैंथर ने दिव्यांश की आवाज में चिल्लाते हुए कहा। दिव्यांश को इतने गुस्से में देखकर दृष्टि को भी गुस्सा आ गया और वह अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने देव को एक गोद में संभाला और दूसरे हाथ से दिव्यांश के पास अंदाजे से गई और फिर दिव्यांश की कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, आप जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। कल तक आप मुझे अपनाने के लिए बेचैन हो रहे थे और अब जब हमारी शादी हो गई, दुनिया के सामने हम दोनों पति पत्नी बन गए, तो आपने अपनी औकात दिखा दी। दृष्टि ने फिर गुस्सा करते हुए कहा, पैंथर के कहने पर आपने मुझे अपशगुन समझ लिया। पैंथर से पूछकर मेरे साथ फिजिकल हुए थे, पैंथर से पूछकर मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाए थे, पैंथर से पूछकर मेरे बेटे का नामकरण किया था, पैंथर से हर बात की सलाह लेते हो ना आप। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रहें अपने पैंथर के साथ। अब मैं आपकी जिंदगी से जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। दृष्टि को रोना आ गया और वह रोते रोते बोली, सॉरी भैया के मुंह से हमेशा सुनती थी, दिव्यांश से अच्छा लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता। दिव्यांश से अच्छा रघुवंशी परिवार में कोई नहीं है। दिव्यांश बहुत समझदार है, दिव्यांश बहुत सिंसियर है, दिव्यांश को हर काम तरीके से पसंद है। लेकिन सॉरी भैया को क्या पता कि दिव्यांश कितना घटिया, गिरा हुआ और नीच इंसान है।
अच्छा हुआ आपने मुझे अपनी असलियत आज ही बता दी। आपके परिवार पर मुसीबत क्या आई, आपने तो मुझसे किनारा कर लिया। अच्छा ही हुआ कि आप मुझसे अलग हो रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को साथ नहीं रख सकती जो मुसीबत आने पर वह आम आदमियों की तरह सारे इल्ज़ाम अपनी बीवी पर डाल दे। पैंथर कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे-तैसे अपने आंसू कंट्रोल कर रहा था। दृष्टि ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे कुछ कहते तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, इनफैक्ट मैंने बर्दाश्त भी किया है। लेकिन आज तो आपने मेरे बच्चे को गाली दे दी, अब तो आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। कभी माफ़ नहीं करूँगी, किसी के कहने से माफ़ नहीं करूँगी। तड़पेंगे आप रोज़ एक मौत। आप तो किसी लड़की को डिज़र्व ही नहीं करते। कभी सच्चा प्यार आपको नहीं मिलेगा। बद्दुआ है मेरी, कभी खुश नहीं रहेंगे। जिस रघुवंशी सरनेम को लेकर आप इतना अक्कड़ कर चलते हैं, आपके पास बस वह सरनेम रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। दृष्टि ने फिर अपने बच्चे को संभाला और अंदाजे से टेबल के पास आई और फिर पेन उठाकर बोली, आखिरी मदद कर दीजिए, बता दीजिए कहाँ साइन करने हैं, कर दूंगी। अंधी हूं ना, देख नहीं सकती, और आज लग रहा है अच्छा है अंधी हूं। आपका धोखा मैंने सुन लिया, अपनी आंखों से देखा नहीं। मैं हमेशा अपने अंधेपन के साथ जी लूंगी, लेकिन आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं जाऊंगी। पैंथर ने जैसे तैसे उन पेपर पर साइन करवा लिया और दृष्टि केबिन के बाहर अंदाजे से चली गई। दृष्टि इस वक्त कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखों में आंसू लिए हुए चलती जा रही थी, अपने बच्चे को संभाल रही थी। वहीं पैंथर केबिन में खड़ा खड़ा घुटनों के बल बैठ गया। पैंथर चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, दृष्टि को रोकना चाहता था, दिव्यांश को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। शायद इन सब में सबसे ज्यादा बुरी हालत पैंथर की थी। सब एक दूसरे को संभाल रहे थे, लेकिन पैंथर उसे संभालने वाला कोई नहीं था, बल्कि उसने तो दृष्टि को भी अपने जैसा बना दिया, जिसे संभालने वाला भी कोई नहीं था। रणविजय सिंह अपने एक और प्लान में कामयाब हो गया, लेकिन वह यह नहीं जानता था शेर अभी सो रहा है, और जब शिवाय नाम का शेर उठेगा तो रणविजय सिंह पर ऐसे दहाड़ेगा कि रणविजय सिंह डर के मारे कोने में दुबक जाएगा। वहीं दिव्यांश भी केबिन में आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। उसके दिल में घबराहट हो रही थी। अचानक ही उसने अपने सीने पर हाथ रख कर हल्का सा रब करते हुए कहा, सिकंजी तुम ठीक हो? सिकंजी सब ठीक हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। दिव्यांश के शरीर में भी जान नहीं थी, लेकिन फिलहाल वह अपने सिकंजी के पास जाना चाहता था, इसलिए वह अपने चेयर से खड़ा हुआ और तभी केबिन का गेट खुला। सामने पैंथर खड़ा था। पैंथर की आंखें इस वक्त लाल थी। पैंथर को ऐसे देख कर दिव्यांश ने पूछा, क्या हुआ पैंथर? पैंथर ने कहा, मुझे नहीं पता सर, आपको बताना चाहिए या नहीं। दिव्यांश तो पहले ही बहुत टेंशन में था। एक तो उसके दोनों भाई हॉस्पिटल में थे, ऊपर से बिजनेस की टेंशन, और अब पैंथर का ऐसा बोलना, दिव्यांश की तो जैसे जान ही निकल रही थी। दिव्यांश ने कहा, पैंथर पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है कह दो। पैंथर ने कुछ रिपोर्ट्स दिव्यांश की टेबल पर रखते हुए कहा, देव आपका बेटा नहीं। यह सुनते ही दिव्यांश जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? इस पर पैंथर ने कहा, सच कह रहा हूं सर, यह देखिए देव आपका नहीं विशाल का बेटा है। सॉरी, जब अपनी बहनों को ले गया था और उसे गोली लगी थी, वह अस्पताल में था। उस वक्त दृष्टि भाभी विशाल के साथ उसके फ्लैट में रहती थी। दिव्यांश की आंखों से आंसू गिरने लगे। दिव्यांश की आंखें लाल हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दिव्यांश बोला, रुको मत पैंथर, बोलते जाओ। पैंथर भी कैसे बोल रहा था पैंथर ही जानता था। पैंथर ने अपनी बात जारी करते हुए फिर कहा, दृष्टि ने विशाल पर शादी करने का प्रेशर बनाया तो विशाल ने शादी से मना कर दिया। उस वक्त दृष्टि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और आप भी दिन रात उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे भागते थे, और यही रीजन था कि दृष्टि भाभी आपसे मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह आपके बच्चे की मां नहीं बन रही, बल्कि विशाल के बच्चे की मां बन रही हैं, और वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर थोपना नहीं चाहती थी। इस बीच उनकी डिलीवरी हो गई और आपने देव को अपना बेटा समझ लिया। दृष्टि भाभी के मन में एक लालच पैदा हो गया कि देव को एक अच्छा परिवार मिल जाएगा और उसे एक अच्छी जिंदगी। आप भी जानते हैं सर, आप कितने अच्छे हैं, कोई भी लड़की आंख बंद करके आपसे शादी कर लेगी। दृष्टि भाभी ने भी ऐसा ही किया। दिव्यांश कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। पैंथर से दिव्यांश की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन पैंथर भी मजबूर था। पैंथर ने मन ही मन कहा, यह सब करने से अच्छा होता मैं खुद को गोली मार देता।
लेकिन पूर्वी को मरते हुए तो नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने खुद को दृष्टि भाभी की नज़रों में भी गिरा लिया। मैं इसी लायक हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कभी भी माफ़ करें। खुद को ही कभी माफ़ नहीं करूँगा। चला जाऊँगा यहाँ से बहुत दूर। पैंथर ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, सर अब क्या करना है? दिव्यांश कुछ नहीं बोला। पैंथर ने फिर पूछा, सर अब क्या करना है? दिव्यांश ने धीरे से कहा, क्या करना चाहिए पैंथर? पैंथर ने कहा, डाइवोर्स दे दीजिए। दिव्यांश का दिमाग बुरी तरह ब्लैंक हो चुका था। सिर में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था दिव्यांश को इस वक्त पैंथर की बात सही लगी और उसने पैंथर की ओर देखकर कहा, डाइवोर्स पेपर बनवाओ। पैंथर ने डाइवोर्स पेपर दिव्यांश के सामने रख दिए। दिव्यांश को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वह इस वक्त किसी भी फीलिंग के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, इसलिए उसने उन पेपर पर साइन कर दिए। दिव्यांश ने देखा भी नहीं कि उन पेपर में क्या है। उसने देखा ही नहीं कि दृष्टि के साइन उन पेपर पर पहले से ही हैं। पैंथर ने पेपर उठा लिए। पैंथर ने एक नज़र दिव्यांश को देखकर कहा, सर आप ठीक हैं? दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी और पैंथर को वहां से जाने के लिए कह दिया। पैंथर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल वह दृष्टि को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए उसने एक बार फिर दिव्यांश को देखकर कहा, सर उम्मीद करता हूं कि आप टूटेंगे नहीं। अभी आपको बहुत लड़ना है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से लड़ना है जिससे शायद आप लड़ भी ना पाओ, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा और आप लड़ेंगे। आप टूट जाएंगे तो आपका पैंथर मर जाएगा। दिव्यांश ने अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो दिव्यांश, रघुवंशी इतना कमजोर नहीं कि टूट जाए। चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। पैंथर वहां से निकलकर भागता हुआ इंडस्ट्रीज के बाहर आया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे दृष्टि कहीं दिखाई नहीं दी। एक तो दृष्टि अंधी थी, ऊपर से उसके पास बच्चा भी था। पैंथर को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। पैंथर के कानों में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं बद्दुआ देती हूँ, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। पैंथर ने अपना सिर पकड़कर गुस्से में कहा, मत दो बद्दुआ, उनकी गलती नहीं है, भगवान उनकी सारी बद्दुआएं मुझे लग जाएं। सर तो आपको आज भी बहुत प्यार करते हैं, यह सब मेरी वजह से हुआ, मुझे खुश रहने का हक नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। मत दो मेरे सर को बद्दुआ। दिव्यांश मेरे सर नहीं, मेरे भाई जैसे हैं, मत दो मेरे भाई को बद्दुआ। इतना कहकर पैंथर झटके से घुटनों के बल बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहने के बाद उसके मन से आवाज आई, पैंथर तू ऐसे नहीं भेज सकता, दृष्टि सदमे में है, कुछ कर ना ले, तुझे उठना होगा, उसे ढूंढना होगा, पूर्वी को बचाना होगा। पैंथर एक बार फिर उठा और फिर उसने आसपास नजर घुमाई, लेकिन उसे दृष्टि कहीं दिखाई नहीं दी। पैंथर इधर उधर देखता हुआ रोड पर आ गया तो उसने देखा दृष्टि अपने बच्चे को पकड़े हुए चलती चली जा रही थी। वह कहाँ जा रही थी उसे भी नहीं पता था। पैंथर ने दृष्टि को देखा तो सबसे पहले अपना कोट उतारा, क्योंकि उस कोट में अब भी दिव्यांश की खुशबू आ रही थी। पैंथर भागता हुआ दृष्टि के पास गया। पैंथर ने दृष्टि से कहा, भाभी क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? लेकिन दृष्टि कुछ नहीं बोली। पैंथर ने फिर कहा, भाभी चलो मैं छोड़ देता हूँ। दृष्टि अभी कुछ नहीं बोली। पैंथर जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल करता हुआ बोला, भाभी लाओ देव को मुझे दे दो। इस पर दृष्टि ने चिल्लाकर कहा, जाकर अपने सर को संभालो, मुझे नहीं, अंधी हूँ, लंगड़ी नहीं, खुद चली जाऊंगी। पैंथर दृष्टि का गुस्सा समझ रहा था और वह गुस्सा जायज भी था। पैंथर ने अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल किया। पैंथर की आंखें भी लाल हो रही थी, पैंथर की आंखें सूज गई थी, पैंथर का चेहरा पूरी तरीके से लाल था। देखकर लग रहा था कि पैंथर ने अपने आंसुओं को कैसे कंट्रोल किया है। पैंथर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना मर गया हो। शायद कोई मर जाता है तब भी पैंथर इतना दुखी नहीं होता जितना आज हो रहा था। ना चाहते हुए भी ना जाने पैंथर ने क्या कुछ नहीं कर दिया था। सच कहा था दिव्यांश ने, जब मोहब्बत होती है तो इंसान वह सब कर देता है जो वह कभी नहीं करना चाहता। पैंथर ने भी आज वह सब कर दिया जो वह कभी सपने में भी नहीं करना चाहता था। पैंथर ने फिर कहा, भाभी प्लीज आप जहाँ कहेंगी मैं छोड़ दूंगा, यहाँ गाड़ियां चल रही हैं, आपको लग जाएगी। इस पर दृष्टि चिल्लाते हुए बोली, लग जाएगी तो मर जाऊंगी, इससे ज्यादा क्या होगा, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाती। दृष्टि फिर पैंथर का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुम सलाह देते हो ना अपने सर को, तब कहाँ थे तुम जब मैं 5 दिन उनके साथ फिजिकल हुई थी? तब कहाँ थे तुम जब वह मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरी माफी के लिए पूरा पूरा दिन मेरे फ्लैट के सामने खड़े रहते थे? कहाँ थे तुम उस वक्त जब तुम्हें नहीं पता था मैं अंधी हूँ? अब तुम्हें पता चला मैं अंधी हूँ। पैंथर से रहा नहीं गया
और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ दृष्टि के पैरों पर लपेट दिए। दृष्टि इस वक्त हैरान थी, लेकिन अब हैरान नहीं होना चाहती थी और ना ही खुद को कमजोर महसूस करना चाहती थी। वहीं पैंथर तो दृष्टि के पैरों पर लिपट कर बच्चे की तरह रो रहा था। दृष्टि तो जैसे बेसुध सी खड़ी थी, उसे तो किसी चीज का होश नहीं था। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि शादी के अगले दिन ही उसे इतना बड़ा झटका लग जाएगा। उसके बच्चे को दिव्यांश गाली दे देगा। वहीं पैंथर बस दृष्टि के पैरों को पकड़कर रो रहा था। और तभी पैंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पैंथर जानता था कि वह फोन रणविजय सिंह का ही होगा। पैंथर ने फोन निकाल कर रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, अगर तुम देवर भाभी का मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो डाइवोर्स पेपर मेरे हवाले कर दो, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। पैंथर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने पैंथर को बहुत मजबूर कर दिया था। पैंथर ने बस इतना कहा, मैं आ रहा हूँ। सामने से आवाज आई, 1 मिनट लेट आए तो पूर्वी को एक बेल्ट तो देनी पड़ेगी। पैंथर की आंखें खुली की खुली रह गई। पैंथर कुछ बोलता, उससे पहले ही फोन कट गया। पैंथर खड़ा हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और दृष्टि की बाजू पकड़कर कार तक लेकर आया। पैंथर ने दृष्टि को गाड़ी में बैठा दिया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। पैंथर ने अगले ही पल गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोक दी और एक बॉडीगार्ड की तरफ देखकर इशारा किया कि वह दृष्टि को अंदर ले जाए। वह बॉडीगार्ड दृष्टि को अंदर ले गया। दृष्टि तो देव को गोद में लगाए हुए चुपचाप चल रही थी। उसे तो किसी बात का होश नहीं था। वहीं पैंथर गाड़ी में बैठा और जल्दी से राजपूत हवेली पहुंचा। पैंथर घड़ी देख रहा था, लेकिन फिर भी पैंथर 10 मिनट लेट हो गया था। पैंथर ने गाड़ी रोकी और भागता हुआ राजपूत हवेली के अंदर गया, लेकिन राजपूत हवेली के अंदर जाते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूर्वी बेसुध सी हवेली के बीचों बीच लेटी हुई थी और एक आदमी के हाथ में बेल्ट थी, जिसने शायद पूर्वी को बेल्ट मारी थी। पूर्वी को ऐसे देखकर पैंथर रणविजय सिंह राणा को देखकर गुर्राया तो रणविजय सिंह राणा ने उससे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, पहले ही कहा था कि 1 मिनट लेट हो गए तो पूर्वी को एक बेल्ट लगेगी। अभी तो पूर्वी को सिर्फ 10 बेल्ट ही लगी हैं और तुम्हारा तो कलेजा फट गया। पैंथर की आंखों में खून उतर आया। पैंथर इस वक्त बहुत गुस्से में था। रणविजय सिंह ने पैंथर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबको क्या लगा कि तुम रणविजय सिंह से जीत जाओगे? तुम्हें लगता है कि यह हवेली मैंने बातों बातों में हड़प ली? तुम्हें लगता है वंशिका जैसी औरत को वरदान के नाम से ही जी लेती है, जो उस औरत से शादी करना आसान था? लेकिन मैंने अपने घटियापन की वजह से सब कुछ जीत लिया और आज देखो मेरी वजह से पूरा रघुवंशी परिवार बिखरा हुआ है और वह सिवाय बहुत जल्द वह भी मर जाएगा। पैंथर ने डिवोर्स पेपर रणविजय सिंह के हाथ में रखे और पूर्वी के पास गया। उसने पूर्वी को अपनी बाहों में भर लिया। पूर्वी की हालत बहुत बुरी थी, ना तो वह होश में थी और ना ही बेहोश थी, लेकिन पैंथर के एहसास से उसकी आंखें भर आई। पूर्वी समझ गई थी कि पैंथर ने जरूर कुछ गलत कर दिया, लेकिन पूर्वी भी कुछ नहीं कर सकती थी। पैंथर ने पूर्वी को संभाला और हवेली से बाहर जाने लगा और तभी पीछे से रणविजय सिंह की आवाज आई, पैंथर अभी एक काम और बाकी है। पैंथर ने पलट कर कहा, रणविजय सिंह राणा, सब कुछ तो बिखेर कर रख दिया तूने, अब क्या चाहिए? रणविजय सिंह राणा ने कहा, अभी के अभी रजावत हाउस फोन करो और डैनी से कहो कि उसे वरदान हॉस्पिटल में बुला रहा है। पैंथर ने हैरानी से कहा, अब भी कुछ बचा है जिसे तुम खत्म करना चाहते हो? रणविजय सिंह राणा ने हंसकर कहा, मैंने तुम सबको अलग कर दिया, लेकिन हर्षवर्धन और हीर अलग नहीं हुई। मैं हर्षवर्धन को पल पल मरते हुए देखना चाहता हूँ। पैंथर ने गुस्से में कहा, रणविजय सिंह राणा, हिसाब सबका होता है, तुम्हारा भी होगा। अभी हमारा शेर सो रहा है, लेकिन जिस दिन वह जाग गया उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जब वह शेर शिकार करता है तो मार कर ही दम लेता है। तभी वहां सरफराज, बलराज और नैना कपूर भी आ गए। सरफराज ने एक पंच पैंथर के मुंह पर मार कर कहा, सिवाय अस्पताल से बाहर कभी नहीं आएगा, और अगर सिवाय हॉस्पिटल से बाहर आया तो 4 कंधों पर आएगा, और वह 4 कंधे दिव्यांश, शौर्य, राजवीर और हर्षवर्धन के होंगे। तुम फिलहाल वह करो जो करने के लिए कहा है, वरना तुम्हारी या पूर्वी भी मेरे बिस्तर की रौनक बन जाएगी। सरफराज ने फिर नैना की तरफ देख कर कहा, तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हें खून खराबा नहीं चाहिए, या देखो बिना खून खराबा किए
हमने रघुवंशी परिवार को कैसे हरा दिया। इस पर पैंथर को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुमने रघुवंशी परिवार को हरा दिया, लेकिन रघुवंशी परिवार हार मानने वालों में से नहीं है। जिस दिन शेर को होश आ गया उसी दिन तुम सबको चुन चुन कर मारेगा। पैंथर ने फिर नैना की तरफ देख कर कहा, और तुम तो औरत हो ना, तुम भी इन भेड़ियों का साथ दे रही हो। तुम्हें तो रघुवंशी परिवार ने अपनी आंखों पर रखा था, लेकिन तुम्हें तो प्यार की कदर ही नहीं। देख लेना नैना कपूर, तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि तुम इधर की ना रहोगी ना उधर की। नैना कपूर को कहीं ना कहीं पैंथर की बातों से डर लग रहा था, क्योंकि नैना कपूर सिवाय और दिव्यांश को काफी हद तक जानती थी। वह जानती थी हर्षवर्धन तो आराम से काम करता है, लेकिन सिवाय उसे जब गुस्सा आता है तो वह किसी की नहीं सुनता। नैना कपूर के चेहरे पर हल्का सा दर्द दिखाई दे रहा था। सरफराज ने नैना कपूर को पीछे से गले लगाकर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, डरो मत नैना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। रघुवंशी परिवार अब कभी नहीं उठेगा, वह अपने आप को समेटने में भी लगा रहेगा। रणविजय सिंह ने पैंथर की कॉलर पकड़कर उसे गुस्से से कहा, अब बताओ तुम हमारा यह काम करोगे या नहीं। पैंथर के पास ऑप्शन नहीं था। रणविजय सिंह राणा ने उसके हाथ में फोन रख दिया और पैंथर ने डैनी को कॉल कर दिया। पैंथर ने कहा, डैनी, वरदान अंकल तुम्हें हॉस्पिटल में बुला रहे हैं। डैनी ने दूसरी तरफ से कहा, पैंथर तुम जानते हो यहाँ हीर चाची अकेली हैं। मैं चाची को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। पैंथर ने कहा, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा। पैंथर इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही रणविजय सिंह ने फोन कट कर दिया और पैंथर ने फोन को दीवार में दे मारा। पैंथर ने बेबस होकर पूर्वी को दोबारा उठाया और राजपूत हवेली से जाने लगा। तो सरफराज ने फिर पैंथर को ताना मारते हुए कहा, रणविजय सिंह, आज तो तमाशा देखने में मजा आ गया। पूरे रघुवंशी परिवार को एक साथ हमने एक ही झटके में ही बिखेर कर रख दिया। सरफराज की बात पर सब हंसने लगे। पैंथर को गुस्सा आ गया। उसने पलट कर कहा, सरफराज, आज मैं रघुवंशी परिवार की तरफ से एक चेतावनी देकर जाता हूँ। तुम लोगों को जितना नुकसान करना था कर लिया। अब अपनी खैरियत चाहते हो तो इंडिया छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि जिस दिन रघुवंशी ब्रदर्स खड़े हो गए उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं। पैंथर ने फिर सरफराज की तरफ देख कर कहा, आज तुमने बहुत तमाशा देख लिया सरफराज। कुछ दिनों बाद मैं तमाशा देखूंगा और तब मैं तमाशा देखूंगा तो तुम पर नोट भी लुटाऊंगा। यह वादा है पैंथर का। पैंथर पूर्वी को लेकर वहां से चला गया। वहीं डैनी ने फोन रखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वह पैंथर पर यकीन कर सकता था। डैनी ने नोटिस किया कि जब पैंथर दृष्टि को लेकर बाहर गया था तो दृष्टि की आंखों में कुछ तो चमक थी, लेकिन जब दृष्टि वापस आई तो दृष्टि बुरी तरह से टूटी हुई थी। दृष्टि अपने बच्चे को लेकर एक कमरे में बैठी हुई थी। उसे किसी चीज की सुध नहीं थी। उसने तो बस देव को खुद से चिपकाया हुआ था। दृष्टि बहुत रोई थी। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी सूख गए थे। उसे इस वक्त अपने परिवार की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं था। वह आंखें बंद करती तो उसे दिव्यांश का स्पर्श याद आता। दृष्टि की हालत बहुत बुरी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही रात में उसके साथ यह सब हो गया। हीर को तो पता ही नहीं चला कि दृष्टि रजावत हाउस वापस आ गई है। डैनी ने एक नज़र हीर को देख कर कहा, चाची, मुझे रजावत सर हॉस्पिटल बुला रहे हैं, शायद कोई इमरजेंसी है। मैं जा रहा हूँ। आप अपना और पीहू का ध्यान रखना। मेरे बॉडीगार्ड यहीं हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन पर कर देना। दृष्टि मैम ऊपर वाले कमरे में है, हीर ने कहा। डैनी भैया, पीहू के डैडी से कहना हीर उनका इंतजार कर रही है। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। डैनी वहां से चला गया और जो वह बॉडीगार्ड थे उन सब ने गन हीर पर तान दी। हीर की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। उसे यकीन नहीं था कि जो बॉडीगार्ड ने उन्होंने अपॉइंटमेंट करके लाया था वह बॉडीगार्ड नकली हैं। हीर ने नोटिस किया कि उन बॉडीगार्ड को उसने कभी भी मेंशन में नहीं देखा। हीर कुछ बोलती उससे पहले ही वहां सरफराज और नैना आ गए। सरफराज और नैना को देखकर हीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीहू को कसकर अपनी गोदी में भर लिया। नैना ने सरफराज की तरफ देखकर कहा, मुझे समझ नहीं आता हर्षवर्धन ने इस औरत में क्या देखा। या तो पहले ही डरी सहमी रहती है। इसे मारना तो बहुत आसान है, एक बार या मर जाएगी तो हर्षवर्धन टूट जाएगा, और जब हर्षवर्धन टूट जाएगा तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। सरफराज ने कहा, तो फिर सोच क्या रही हो तुम नैना, बताओ इसे कैसे मारना है।
सरफराज ने एक बार हीर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, क्या बोलती हो? क्या मैं अपनी थोड़ी सी प्यास बुझा लूं? नैना कपूर को कहीं ना कहीं सरफराज की बात बुरी लग गई, क्योंकि नैना कपूर काफी सुंदर और अट्रैक्टिव थी। लेकिन सरफराज की नजर फिर भी हीर पर ही टिकी हुई थी। हीर सिंपल सी साड़ी में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हीर उन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर अपने बाल गोपाल का नाम ले रही थी। सरफराज की बात सुनकर नैना ने गुस्से में कहा, सरफराज, इतना टाइम नहीं है कि तुम इस औरत के साथ अपनी प्यास बुझाओ और फिर हम इसे मारेंगे। मुझे लगता है इस पर तो गोली चलाना तो गोली वेस्ट करने के बराबर है, या तो डर से ही मर जाएगी। नैना ने अपने बैग में से एक बोतल निकालकर हीर के हाथ में रखते हुए कहा, देखो हीर, ना हमारे पास टाइम है और ना तुम्हारे पास, या जहर है, इसे पी लो। या सुनते ही हीर की तो सांसें ही अटक गई। उसकी पकड़ पीहू पर और ज्यादा कस गई। हीर कुछ नहीं बोली, वह तो पहले ही उन सब को देखकर डर गई थी। सरफराज थोड़ा सा आगे आया और उसने हीर को देखकर कहा, वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे मरो, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी को थोड़ा सा एंजॉय कर लो। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी एंजॉय की तो मेरी नैना बुरा मान जाएगी और मैं अपनी नैना को नाराज नहीं कर सकता। इसलिए तुम जल्दी से जहर पी लो, और अगर तुमने या जहर नहीं पिया तो हम तुम्हारी इस पीहू को मार देंगे। पीहू को मार देंगे, या सुनते ही हीर के सिर में दर्द हो गया। वह तो पहले ही रो रो कर बुरी हालत में थी, ऊपर से उसने सरफराज और नैना को देखा तो उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा रुक गई। नैना ने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, हीर, इसे पियो वरना मैं अभी के अभी तुम दोनों माँ बेटी को गोली मार दूंगी। पीहू हैरानी से नैना को देख रही थी तो नैना बोली, अब तक तो तुम्हें हर्षवर्धन ने बता दिया होगा कि पीहू मेरी बेटी नहीं है, तो अब मेरी तरफ ऐसे मत देखो जैसे तुम जानती नहीं हो कि पीहू मेरी बेटी नहीं है। मैं पीहू को मारने में सेकंड नहीं लगाऊंगी। हीर की आंखों में से तो आंसू गिरते जा रहे थे, लेकिन वह इतना समझ गई थी कि अगर उसे पीहू को बचाना है तो खुद जहर पीना होगा। हीर ने एक नजर पीहू को देखा जो डरी सहमी हीर को ही देख रही थी। हीर ने पीहू के माथे पर किस करके कहा, पीहू, मैं चली जाऊंगी ना तो डैडी का ख्याल रखना, डैडी को खूब सारा प्यार करना, डैडी को रोने मत देना। पीहू को भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पीहू सिर्फ 4 साल की थी, उसे तो डर के मारे रोना भी नहीं आ रहा था, बस हीर से चिपकी हुई थी। नैना ने हाथ बांधकर कहा, अगर माँ बेटी का ड्रामा हो गया हो तो यह जहर पी लो, और अगर नहीं पीना तो मैं अभी तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को गोली मार दूंगी। हीर ने जहर की बोतल अपने मुंह से निकाल ली और लगा दी। देखते ही देखते पूरा जहर पी लिया। हीर को चक्कर आए और वह जमीन पर गिर गई और थोड़ी ही देर में उसके मुंह से खून आने लगा। सरफराज और नैना ने एक नजर हीर को देखा, फिर सरफराज बोला, चलो नैना, अब यह तड़प तड़प कर मर जाएगी। सरफराज ने वहां खड़े हुए सारे बॉडीगार्ड को इशारा किया और वह सारे बॉडीगार्ड सरफराज और नैना के पीछे पीछे चले गए। वहीं पीहू हीर के पास बैठकर रोने लगी। डैनी ड्राइव कर रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन वरदान का था। डैनी ने फोन रिसीव किया। डैनी ने बिना वरदान की बात सुनकर कहा, रास्ते में हूँ, अभी आ रहा हूँ। तभी वरदान ने कहा, तुम हॉस्पिटल आ रहे हो? इस पर डैनी ने कहा, हाँ सर। वरदान बोला, लेकिन तुम हॉस्पिटल क्यों आ रहे हो? यह सुनते ही डैनी की आंखें बड़ी हो गई और उसने यू टर्न ले लिया और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। डैनी फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, वहीं वरदान फोन पर हेलो हेलो कर रहा था। लेकिन डैनी ने फोन बिना काटे गाड़ी की बैक सीट पर फेंक दिया था। कुछ ही देर में डैनी ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। डैनी ने बाहर का नजारा देखा तो उसकी आंखें की खुली रह गई। जहां 10-12 बॉडीगार्ड खड़े थे वहां कोई भी नहीं था। डैनी भागता हुआ घर के अंदर गया तो उसकी आंखें फटने को तैयार थी। डैनी ने हीर को फर्श पर लेटे हुए देखा और उसके मुंह से खून आ रहा था, और वहीं पीहू चुपचाप बैठी हुई रो रही थी। डैनी ने वक्त नहीं गंवाया और भागता हुआ हीर के पास गया। डैनी ने हीर को गोद में उठा लिया और पीहू को देखकर बोला, पीहू, कुछ नहीं होगा, चाची ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर डैनी हीर को गोद में ही बाहर ले आया और उसने हीर को गाड़ी में बैठा दिया और फिर जल्दी से पीहू को भी गाड़ी में बैठा दिया और खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। डैनी ने गाड़ी डबल स्पीड से दौड़ा दी और कुछ ही देर में हीर को लेकर हॉस्पिटल आ गया। डैनी ने डॉक्टर का वेट नहीं किया बल्कि हीर को गोद में उठा लिया और पीहू को देखकर बोला, पीहू, मेरे पीछे पीछे आओ।
पीहू भी रोती रोती डैनी के पीछे पीछे चली गई। डैनी ने जैसे तैसे हीर को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। डैनी को अब दृष्टि की फिक्र होने लगी। डैनी ने सबको फ़ोन किया लेकिन किसी ने डैनी का फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिर में डैनी का फ़ोन राजवीर ने रिसीव कर लिया। डैनी ने सारी बात राजवीर को बता दी। राजवीर ने कुछ ही मिनट में कुछ बॉडीगार्ड का अरेंजमेंट किया और रजावत हाउस भेज दिया। राजवीर ने एक नज़र रूही को देखा जिसे होश आ गया था, लेकिन रूही राजवीर से नज़र चुरा रही थी। राजवीर को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन फिर उसे लगा शायद रूही सबको लेकर परेशान है। राजवीर ने कहा, रूही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूही की नज़र राजवीर के पैर पर गई जहां से हल्का सा खून निकल रहा था। राजवीर ने अपने पैर की चोट पर ध्यान ही नहीं दिया और रात से ही भाग दौड़ कर रहा था। राजवीर ने कहा, रूही चलो घर चलते हैं। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर रूही को लेकर घर आ गया। इस बीच ना तो राजवीर ने रूही से ज्यादा बात की और ना ही रूही ने एक बार भी राजवीर से बात करने की कोशिश की। राजवीर ने रूही को दिलासा देते हुए कहा, रूही परेशान होना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं हुआ। राजवीर ने रूही को सही सलामत मेंशन पहुंचा दिया। राजवीर ने रूही को देखकर कहा, रूही कुछ दिनों में विराज भी डिस्चार्ज हो जाएगा, सिवाय को डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। तब तक इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, चाची भी एडमिट हैं। यह सुनते ही रूही की आंखें बड़ी हो गई। रूही ने कहा, चाची को क्या हुआ? इस पर राजवीर ने रूही को सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे राजवीर बोल रहा था, रूही की दिल की धड़कन और ज्यादा तेज भाग रही थी। राजवीर ने एक बार फिर रूही को दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम खुद को संभालो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। राजवीर वहां से चला गया और रूही जहां खड़ी थी वहीं बैठकर रोने लगी। वहीं राजवीर अपनी चोट की परवाह किए बिना अस्पताल पहुंचा। सभी वहीं अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन डैनी ने फिर हीर को रजावत हाउस के पास वाले अस्पताल में एडमिट करवाया था। राजवीर डैनी के पास पहुंचा। हीर का ट्रीटमेंट चल रहा था। राजवीर और डैनी दोनों का दिमाग खराब था। डैनी ने राजवीर को बता दिया कि पैंथर का कॉल आया था और उसने ही उसे वहां से जाने के लिए कहा था। यह सुनकर राजवीर का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। राजवीर ने अपना फोन निकाला और पैंथर को कॉल किया, लेकिन पैंथर का फोन लग ही नहीं रहा था। डैनी ने राजवीर को देखकर कहा, मैं सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन पैंथर का फोन लग ही नहीं रहा। राजवीर ने कहा, कहीं पैंथर किसी मुसीबत में तो नहीं? डैनी बोला, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या भी हो सकता है उसे कोई मजबूर कर रहा हो। राजवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान करे पैंथर ठीक हो। राजवीर ने फिर डैनी को देखकर कहा, डैनी तुम पीहू को लेकर मेंशन चली जाओ, मैं यहाँ चाची के साथ हूँ। पीहू तो चुपचाप बेंच पर बैठी हुई रो रही थी। राजवीर पीहू के पास गया। उसने पीहू को गोद में उठा लिया और उसे बहुत सारा प्यार करके कहा, मेरी पीहू वीक नहीं है, पीहू तो बहुत स्ट्रांग है। पीहू अभी डैनी अंकल के साथ मेंशन जाएगी, वहां पर रूही बुआ के साथ खाना खाएगी। पीहू ने रोते रोते राजवीर को गले लगाकर कहा, राजवीर मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? राजवीर ने पीहू के गाल पर किस करके कहा, पीहू की मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं पीहू की मम्मा को लेकर मेंशन आ जाऊंगा, अभी आप डैनी के साथ मेंशन चले जाओ। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी। डैनी ने पीहू को गोद में ले लिया। डैनी पीहू को लेकर चला गया और वहीं राजवीर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद हीर के कमरे से एक डॉक्टर बाहर आया। राजवीर ने डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने कहा, मिसेज रघुवंशी की किस्मत काफी अच्छी है कि वह बच गई, वरना इस जहर से बचना मुश्किल था। सही वक्त पर इन्हें लाया गया यहाँ, अगर कुछ और सेकंड लेट हो जाते तो बचना मुश्किल था। अभी बेहोश हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। राजवीर ने कहा, डॉक्टर आपसे एक रिक्वेस्ट है। डॉक्टर ने हैरानी से राजवीर को देखा और राजवीर ने कहा, डॉक्टर मिसेज रघुवंशी यहाँ एडमिट हुई हैं, इस बारे में आप किसी से कोई जिक्र नहीं करेंगे। मिसेज रघुवंशी को जहर दिया गया है, यह बात आप किसी से नहीं कहेंगे। मिसेज रघुवंशी बच गई, इसका जिक्र भी आप किसी से नहीं करेंगे। आप अभी के अभी यहाँ से रिजाइन करेंगे और किसी दूसरे शहर में जाकर सेटल होंगे। डॉक्टर तो हैरानी से राजवीर को देख रहा था। डॉक्टर को हैरानी से देखता हुआ देख राजवीर ने फिर कहा, मैं आपको 2 करोड़ देता हूँ, आप यह शहर छोड़कर चले जाइए और किसी से मत कहना कि आपने मिसेज रघुवंशी का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर को भी लालच आ गया और वह तभी राजवीर ने कुछ ही देर में उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए।
हर्षवर्धन ने राजवीर को कुछ राइट दिए थे कि वह अपने हाथ से कंपनी के अकाउंट से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकता है और राजवीर ने आज अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर को 2 करोड़ में खरीद लिया था। राजवीर जानता था अगर हीर के जिंदा होने की बात बाहर आई तो हो सकता है दोबारा से अटैक हो जाए। राजवीर अब हरकत में आ गया था और उसने सारे अटैक रोकने की कोशिश शुरू कर दी थी। डॉक्टर वहां से चला गया। राजवीर कमरे में गया। उसने हीर को देखा। हीर अभी भी बेहोश थी। राजवीर ने आसपास की दवाइयों को देखा और उसमें से एक प्रिस्क्रिप्शन का पेपर उठाकर जेब में रख लिया और फिर हीर को गोद में उठाकर उस अस्पताल से बाहर आ गया। राजवीर ने हीर को गाड़ी की बेड सीट पर लिटा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राजवीर हीर को लेकर वहां से चला गया। राजवीर इस बीच पैंथर को बार बार कॉल कर रहा था लेकिन पैंथर का फोन मिल नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ पैंथर पूर्वी को लेकर एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था। पूर्वी की आंखों में आंसू थे। पैंथर ने पूर्वी को देखकर गुस्से में कहा, अभी तुम्हारे रोने से मैं संभल नहीं जाऊंगा। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने कितना कुछ खो दिया, तुम्हें नहीं पता। अब मैं तुम्हें एक और मिनट अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ से चली जाओ और पैंथर नाम का कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया था भूल जाना। पूर्वी को बेल्ट लगी थी इसलिए उसने खुद को एक शॉल से कवर किया हुआ था। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वह पैंथर को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी लेकिन पैंथर वह तो खुद ही टूटा हुआ था तो पूर्वी को कैसे संभालता। पूर्वी भरे गले से बोली, ऐसा मत कहो पैंथर, हम साथ में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तुम मुझे बेंगलुरु मत भेजो, मैं यहीं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। पैंथर ने ना में चिल्लाकर कहा, तुम्हें अपने पास रखने के चक्कर में मैंने पाप कर दिया। दिव्यांश सर पहले ही दृष्टि भाभी के लिए इतना तड़पते हैं और मैं उनकी तड़प को और बढ़ाकर आ गया। उनके बच्चे को गाली दे दी। दृष्टि भाभी को अपने हाथों से जिंदा लाश बनाकर आ गया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊं। आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, चली जाओ मेरी जिंदगी से और पलट कर मेरी तरफ मत देखना। पूर्वी ने एक बार फिर ना में गर्दन हिला दी तो पैंथर ने और ज्यादा गुस्से में कहा, तुम जानती हो तुम्हें कहां से बचाकर लाया हूं। अगर यह सब नहीं करता तो वह लोग तुम्हें जान से मार देते। अभी तुम मेरे सामने जिंदा नहीं खड़ी होती। मेरा दिमाग खराब मत करो पूर्वी, थोड़ी देर में तुम्हारी फ्लाइट अनाउंस हो जाएगी और चुपचाप बिना किसी ड्रामे के यहाँ से चली जाना। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना, मेरा इंतजार मत करना क्योंकि मैं अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैंने जो अपने बुरे कर्म किए हैं अपने बुरे कर्म को खत्म नहीं कर सकता। सिवाय पछतावे के मेरे हाथ लगा ही क्या। मैं तो इस लायक भी नहीं कि दिव्यांश सर के सामने जा सकूं। पूर्वी मना करती रही और तभी पूर्वी की फ्लाइट अनाउंस हो गई। पैंथर ने पूर्वी को उंगली दिखाकर कहा, अगर किसी एक पल भी तुमने मुझे अपने लिए पसंद किया हो, किसी एक पल भी मेरे साथ फ्यूचर देखा हो, किसी एक पल भी मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो, तो तुम्हें उस पल की कसम, चली जाओ यहाँ से और वापस मत आना। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई तुम्हें किडनैप कर ले और मुझे रघुवंशी फैमिली में कुछ गलत करने के लिए मजबूर कर दे। चली जाओ यहाँ से। पूर्वी की आंखों में आंसू थे और पैंथर की आंखों में भी। पूर्वी ने एक बार फिर पैंथर को देखा और फिर वहां से चली गई। पैंथर पूर्वी को जाते हुए देख रहा था। पूर्वी जब चली गई तो पैंथर वापस से पार्किंग में आया और उसने गुस्से में अपना हाथ बोनट पर मारना शुरू कर दिया। पैंथर तब तक बोनट पर अपना हाथ मारता रहा जब तक बोनट पिचक नहीं गया। फिर पैंथर वहीं बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। पैंथर थोड़ी देर बाद जैसे तैसे खड़ा हुआ और उसने अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। पैंथर वहां से चला गया। पैंथर ने अपनी गाड़ी एक सुनसान सी सड़क पर रोक दी। पैंथर उस सुनसान सी सड़क पर बाहर आकर खड़ा हो गया। पैंथर की आंखें लाल हो गई थी। पैंथर को देखकर लग रहा था जैसे वह जीना नहीं चाहता। पैंथर ने अपनी आंखें बंद की और फिर पिछले कुछ घंटे में उसने जो कुछ भी किया था वह सब एक एक करके उसकी आंखों में आने लगा। पैंथर ने अपनी आंखों से दिव्यांश की तड़प देखी थी। पैंथर ने देखा था कि दिव्यांश ने आज तक किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया, लेकिन दृष्टि एक ऐसी लड़की थी जिसे लेकर दिव्यांश हमेशा एक्साइटेड रहता था। दिव्यांश रिया से शादी तो कर रहा था लेकिन शायद कहीं ना कहीं रिया से इतनी गहराइयों से प्यार नहीं करता था जितना उसने दृष्टि से किया था।
और शायद इसी के चलते भगवान ने रिया और दिव्यांश का साथ नहीं लिखा था। और अब जब दिव्यांश को उसकी दृष्टि मिल गई तो पैंथर ने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन गलती तो पैंथर की भी नहीं थी। वह तो अपनी आंखों के सामने पूर्वी को मरते हुए देख लेता या फिर दृष्टि और दिव्यांश के प्यार को मार देता। और पैंथर ने वही किया, दृष्टि और दिव्यांश के प्यार को मार दिया। वही सोच सोच कर पैंथर की हालत और ज्यादा बुरी हो रही थी। अचानक ही पैंथर ने अपनी आंखें खोली और अपनी गाड़ी का गेट ओपन किया। पैंथर ने उसमें से एक गन निकाली और उसे अपने माथे पर पॉइंट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ शाम होने को आ गई थी, लेकिन अभी तक आर्या को होश नहीं आया था। वंशिका का रो रो कर बुरा हाल था और वरदान वंशिका को संभाल रहा था। तभी अचानक से 2-3 डॉक्टर आर्या के कमरे में चले गए, जिसे देखकर वंशिका को घबराहट हो गई। वरदान भी हैरान था कि अचानक से 2-3 डॉक्टर आर्या के पास क्यों जा रहे हैं, जबकि आर्या तो सिर्फ बेहोश थी। करीब 1 घंटा ट्रीटमेंट करने के बाद 3-4 डॉक्टर आर्या के कमरे से बाहर आए। वरदान ने हैरानी से डॉक्टर को देखा तो एक डॉक्टर ने अपना मास्क उतार कर कहा, मिस्टर राजावत। वरदान ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, कहिए डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ? वह तो सिर्फ बेहोश थी ना, उसे क्या हुआ? डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बेटी कोमा में चली गई। यह सुनते ही वरदान और वंशिका दोनों की आंखें फैल गई। वरदान ने अगले ही पल डॉक्टर की कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए चिल्लाकर कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, मेरी बेटी तो बेहोश ही थी। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो इस अस्पताल में आग लगा दूंगा। बाकी के 3 डॉक्टर वरदान को उस डॉक्टर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वरदान ने तो बहुत कसकर डॉक्टर की कॉलर पकड़ी हुई थी। वरदान की उम्र बेशक हो गई थी, लेकिन उसके अंदर जान अब भी पहले जैसी थी। वह चाहता तो चारों डॉक्टरों को अकेले ही देख लेता, लेकिन इस वक्त वरदान इमोशनली कमजोर था। आखिरकार वंशिका आगे आई और उसने वरदान की कलाई को पकड़कर कहा, रजावत साहब छोड़ दीजिए। वंशिका के कहने से वरदान ने डॉक्टर का कॉलर छोड़ दिया, लेकिन उसे पॉइंट करके कहा, मेरी बेटी कैसे कोमा में गई? मुझे सच सच बताओ, वरना अभी के अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। वरदान ने यह बात इतने गुस्से में कही कि तीनों डॉक्टर डर गए। उन तीनों डॉक्टर में से एक ने कहा, मिस्टर राजावत, आपकी बेटी को जहर देने की कोशिश की गई है। हमने आपकी बेटी को बचा तो लिया, लेकिन आपकी बेटी उस जहर को सरवाइव नहीं कर पाई। इस वजह से वह कोमा में चली गई। वरदान ने पास पड़ी एक टेबल को उठाया और जोर से पटक कर कहा, होश कब आएगा मेरी बेटी को? इस पर डॉक्टर ने कहा, कह नहीं सकते मिस्टर राजावत, आपकी बेटी की उम्र कम है और जहर काफी मात्रा में दिया गया है। वंशिका तो जहां खड़ी थी वहीं बैठकर रोने लगी। वंशिका ने अपनी बेटी को लेकर क्या क्या सपने देखे थे और दोनों ही बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। सिवाय तो पहले ही मौत से लड़ रहा था और अब आर्या भी मौत की दहलीज पर बैठी हुई थी। वहीं राजवीर हीर को लेकर फार्म हाउस चला गया। राजवीर ने हीर को गोद में उठाया और फार्म हाउस में एंटर किया। राजवीर ने हीर को बेड पर लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी कमरे में रामू काका आए। रामू काका को देखकर राजवीर ने कहा, रामू काका, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर हीर चाची हैं और आपको हीर चाची की खूब खातिरदारी करनी है। जहर की वजह से वह बहुत कमजोर हो गई हैं। आपको इनकी सेहत का ख्याल रखना है। जब इन्हें होश आ जाएगा सबसे पहले चाचू के बारे में पूछेंगी, तब आप इनकी मुझसे बात करवा देना। इन्हें अकेला कभी बाहर मत जाने देना। मैं यहाँ 2 बॉडीगार्ड अपॉइंटमेंट कर देता हूँ। हीर को जैसे देखकर रामू काका की आंखों में भी आंसू आ गए। राजवीर ने रामू काका को भी संभालते हुए कहा, रामू काका, रोने का वक्त नहीं। इस वक्त आपको मेरी मदद करनी है और आप मेरी मदद ऐसे ही कर सकते हैं। आपको हीर का ध्यान रखना होगा। चाची को जल्द से जल्द ठीक कर दो। जब चाची पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तब मैं चाची को मेंशन ले जाऊंगा। तब तक आप किसी को कुछ मत बताना। हीर यहाँ पर है। रामू काका ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर फार्म हाउस से चला गया। राजवीर सीधा हॉस्पिटल गया, जहाँ हर्षवर्धन अभी शिवाय के पास ही बैठा था। राजवीर ने एक नज़र हर्षवर्धन को देखा और मन ही मन कहा, चाचू, अभी आपको एक और झटका झेलना है, जिसे शायद आप झेल भी ना पाओ, लेकिन झेलना तो पड़ेगा।
अब हम चुप नहीं बैठ सकते, उन लोगों को जवाब तो देना ही होगा। लेकिन पहले मैं यह तो पता कर लूं कि वह लोग मेंशन में आए कैसे। राजवीर फिर हर्षवर्धन के पास जाकर बोला, चाचू आप ठीक हैं? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, चाचू चलिए कुछ खा लीजिए। लेकिन हर्षवर्धन बोला, नहीं राजवीर, जब तक मेरे सिवाय को होश नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजवीर ने हर्षवर्धन को कॉफी चाय पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर्षवर्धन ने लेने से मना कर दिया। राजवीर ने पूछा, चाचू आप अकेले हैं? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, नहीं, अभी सॉरी मेरे पास ही था। अभी कहकर गया है कि रजावत हाउस में उसे अर्जेंट बुलाया गया है। राजवीर हर्षवर्धन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसका जाना बहुत जरूरी था। राजवीर ने अपनी छानबीन करनी शुरू कर दी थी। राजवीर ने एक बार फिर पंजों के बल बैठकर हर्षवर्धन के हाथों को पकड़कर कहा, चाचू आप प्लीज खुद को संभाले, मुझे जाना होगा। हर्षवर्धन ने पलकें झपकाई और राजवीर वहां से जाने लगा। हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर मैं जानता हूं तुम क्या पता लगाने जा रहे हो। जल्द से जल्द पता लगाओ, क्योंकि मैं अब आराम से नहीं बैठूंगा। सिवाय का तरीका अपनाऊंगा, सबको तड़पता हुआ अपनी आंखों के आगे देखना चाहता हूं। राजवीर ने बिना पलटे कहा, ऐसा ही होगा चाचू। राजवीर वहां से चला गया और सीधा मेंशन आया। राजवीर रूही से नहीं मिला, बल्कि वह उस कमरे में गया जहां कैमरे का कंट्रोलिंग रूम था। राजवी ने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कराई और उन्हें एक ऐसी सीसी फुटेज में उसे रूही और दो बॉडीगार्ड की क्लिप मिली, जिसमें रूही दो बॉडीगार्ड को चुपचाप मेंशन के अंदर लेकर आ रही थी। वह नज़ारा देखकर राजवीर की आंखें खुली की खुली रह गई। राजवीर को यकीन नहीं हुआ कि वह सब रूही ने किया है। लेकिन रूही ने किया क्यों है? रूही को ऐसे देखकर राजवीर की भौहें तन गई। वह बहुत गुस्से में वहां से निकल गया। राजवीर सीधा अपने कमरे में आया, जहां रूही बालकनी में खड़ी थी। राजवीर ने रूही को ऐसे देखा तो उसका गुस्सा दुगना हो गया। आखिर रूही की एक लापरवाही की वजह से पूरा रघुवंशी परिवार बिखर जो गया था। राजवीर गुस्से में रूही के पास गया और उसने रूही की बाजू पकड़कर कमरे में लेकर आया और फिर बिना कुछ पूछे रूही के गाल पर एक चाटा जड़ दिया। राजवीर ने चाटा इतनी जोर से मारा था कि रूही फर्श पर जाकर गिरी। रूही ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और राजवीर को देखा। राजवीर गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। राजवीर फिर से झुका और उसने रूही के बालों को पकड़कर उठाते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? दिल नहीं है तुम्हारे सीने में? खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी वजह से आज सिवाय को गोली लग गई, तुम्हारी वजह से हीर चाची ने जहर खाया, हीर चाची की डेथ हो गई, तुम्हारी वजह से विराज के हाथ पर गोली लगी और पता नहीं तुम्हारी वजह से इस घर में क्या क्या हो गया। और तुम अब तक चुपचाप चुप्पी बांधे हुए बालकनी में ठंडी हवा खा रही हो। या सुनते ही हीर चाची की डेथ हो गई। रूही की आंखों में पानी आ गया। रूही कुछ बोली नहीं। राजवीर ने रूही के बाल छोड़ दिए और उसे झटकते हुए कहा, क्यों किया तुमने यह सब? क्यों किया? लेकिन रूही कुछ नहीं बोली थी। चाची की डेथ हो गई और यह सुनकर ही रूही को सदमा लग गया था। रूही तो जहां खड़ी थी धड़ाम से वहीं बैठ गई। राजवीर भी पंजों के बल बैठकर रूही की आंखों में देखता हुआ बोला, अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो मुझे बताओ कि तुमने यह सब क्यों किया। रूही अभी कुछ नहीं बोली। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन राजवीर को उसकी चुप्पी और ज्यादा गुस्सा खल रही थी। राजवीर ने रूही के चेहरे को एक हाथ से जोर से पकड़ा, उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, रूही अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो सच कहता हूँ अभी के अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी वजह से इस मेंशन में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। शादी वाले घर में मातम मनने लगा। चाचू वहां सिवाय का हाथ पकड़े बैठे हैं, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। अब तो मुझे सच सच बता दो, वरना सच कहता हूँ एक और चाटा मेरा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। रूही बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि हीर की डेथ हो गई। राजवीर अब भी गुस्से में रूही को देख रहा था तो रूही ने अपने गले से थोड़ी सी आवाज निकालकर कहा, मुझे अभय ने ब्लैकमेल किया था। रूही के मुंह से अभय का जिक्र सुनकर राजवीर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़कर उसे उठाया और लगभग सोफे पर ढकेलते हुए कहा, सच सच बताओ क्या हुआ था। रूही ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और राजवीर को अपनी और अभय की सारी बातें बता दी। राजवीर ने जैसे ही सारी बातें सुनी उसने रूही की तरफ गुस्से में कहा,
अभय तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। चलो मानता हूँ मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन चाचू से तो कह सकती थी, दिव्यांश से, विराज से, पैंथर से, सिवाय से किसी को तो कह सकती थी। लेकिन तुमने खुद ही डिसीजन ले लिया और तुम्हारे इस स्टूपिड से डिसीजन की वजह से पूरा परिवार बिखर कर रह गया। रूही जल्दी से खड़ी हुई और राजवीर के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए बोली, मुझे नहीं पता था राजवीर इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझे अभय ने कहा था कि मेरे 2 बॉडीगार्ड आएंगे और वह हर्षवर्धन के रूम से एक फाइल चुरा लेंगे। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे चाचू पर अटैक करवाने की सोच रहा है, वरना मैं खुद ही सुसाइड कर लेती, लेकिन अपने चाचू पर आंच नहीं आने देती। मुझे माफ कर दो राजवीर, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से घर में इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाएगा। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से मेरी प्यारी सी चाची की डेथ हो जाएगी। माफ कर दो राजवीर मुझे। मैं माफी लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने किए की माफी मांगती हूँ। क्या राजवीर पहले जैसा सब कर पाएगा? क्या सिवाय फिर से ठीक हो पाएगा? क्या राजवीर रूही को माफ करेगा? क्या होगा आगे जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।